नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फोकस तो हमारा रहेगा पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे, जहां हम इस चीज़ पे देखेंगे क्या क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, क्या पाकिस्तान की एग्जेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक नए अमरानी मायदे, एक नए पॉलिटिकल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक की तरफ जाएँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ हम जायज़ा ज़रूर लें हिंदुस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल का, जहाँ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स और सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जिन मुज़ाहरों का आगाज़ अब से 2 हफ़्ते पहले शुरू हुआ था, ऐसा लगता था जो मुज़ाहरे जिनका आगाज़ महज 2-3 बड़े शहरों से मुसलमानों ने किया था, अब वो हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में इस वक्त अंदाज़न 100 से ज़्यादा छोटे और बड़े शहर हैं, जहाँ लाखों की तादाद लोग सड़कों पे हैं। मुज़ाहरों का सिलसिला, इन प्रोटेस्ट का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। शुरू में तो ये मुज़ाहरे मुसलमानों से शुरू हुए थे, लेकिन अब इन मुज़ाहरों में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम अपोजिशन, दूसरी सियासी जमातें, दूसरे धड़े की सियासी जमातें, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के सेलिब्रिटीज़, वहाँ के कल्चरल एलीट और वहाँ के स्टूडेंट्स और तलबा जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इन मुज़ाहरों में शिरकत करते नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनकी काबीना को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके जो ये कानूनी फ़ैसले वो कर रहे हैं, जो नई लेजिस्लेशन और कानून साजी वो कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल होगा और जो इतना सस्टेन्ड होगा। ये भी देखने में आ रहा है कि वो नारे जिनका आगाज़ कश्मीर से हुआ था 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त से पहले भी वो नारे कश्मीर में थे कि हम क्या मांगते आज़ादी, हम क्या चाहते आज़ादी, वो नारे अब हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में गूंज रहे हैं, दिल्ली शहर में भी गूंज रहे हैं जो हिंदुस्तान का दारुल खलाफा है। ये सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की जो हमायती जमातें हैं, जैसे कि आरएसएस का धड़ा है जो दर हकीकत बीजेपी को कंट्रोल करता है, बीजेपी और आरएसएस अपने लोगों को अब सड़कों पे निकाल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि गद्दारों को, सारे के सारों को गोली मारती जाए। दूसरी तरफ ये बात बड़ी क्लियर है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है नरेंद्र मोदी की, वो अब इतने दबाव में है, इतनी टेंशन में है कि वो शायद चाहेगी कि बॉर्डर्स पे पाकिस्तान के साथ कोई स्कर्मिश की जाए, कोई ऐसे मामलात खड़े किए जाएं, कोई ऐसी टेंशन्स पैदा की जाए जिससे हिंदुस्तान के अंदर जो एक सियासी टेंशन है, जो प्रेशर है, उससे तवज्जो हिंदुस्तान के लोगों की और दुनिया की हटाई जा सके। ये तो सूरत हाल है हिंदुस्तान के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ दर हकीकत कोई क्राइसिस था नहीं अब से 30 या 40 दिन पहले, वहाँ ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ सियासी बुनियादों की वजह से, जिसकी शक्ल मुख्तलिफ हो जाती है, कभी वो सियासी जो बुनियादें हैं वो कानूनी शक्ल इख्तियार करती हैं, कभी वो कोई और शक्ल इख्तियार करती हैं, कभी वो धरने की शक्ल इख्तियार करती हैं, लेकिन दर हकीकत जो सियासी मामलात हैं वो इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि एक क्राइसिस की सी सूरत हाल बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस हमें यहाँ पे नज़र आती है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रह चुके हैं, टेलीविज़न कमेंटेटर, टेलीविज़न एंकर पर्सन रह चुके हैं, उन्होंने अब से 2 दिन पहले एक पीस लिखा है इसी हवाले से, जिसका उन्वान है इदारा जाती मकासमत का नया इमरानी मायदा। यानी एक नए सोशल और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है बिटवीन द एग्जेक्टिव, द इस्टेब्लिशमेंट एंड द जुडिशरी इन पाकिस्तान। ये उनका आर्गूमेंट है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया DSNG लिंक, सेटेलाइट लिंक, जनाब इरफान कादर साहब, जो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, लीगल पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, अटॉर्नी जनरल के अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट वंस अगेन। फवाद चौधरी साहब, आपने बुनियादी तौर पे जो एक सलूशन ऑफर करने की कोशिश की है पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, वो है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड एक देना चाहता हूँ कि देखिए 2013-14 में प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो नया मीडिया की एक एक्सेस टू हुआ है ना इंफॉर्मेशन, आम आदमी का जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, उसके नतीजे में मॉडर्न गवर्नमेंट्स के लिए एक क्राइसिस पैदा हो गया है। और वो क्राइसिस ये पैदा हो गया है कि उनकी जो गवर्न करने का एक इख्तियार था, जो उनकी एक रिट थी, वो कमज़ोर हो गई है और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि हुक्मरान के लिए या लीडर के लिए उसको केटर करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। ये प्रेसिडेंट ओबामा ने 2013-14 में कहा, बड़ा ज़बरदस्त उनका इंटरव्यू था। पाकिस्तान में रवायती तौर के ऊपर फ़ौज एक ही पावर सेंटर था। फ़ौज तमाम बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता था, वो बताता था, ये अथॉरिटी, रेट, हर चीज़ फ़ौज से फ़्लो करती थी।
अब हुआ ये है पाकिस्तान में भी कि तमाम इदारों का जो पावर सेंटर है ना, उन्होंने अपनी अपनी पावर रिलिंक्विश की है। दूसरा हमारा चैलेंज क्या है, हमारा पाकिस्तान एक ओवरऑल 25 साल का मुल्क है, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी 25 साल की पॉपुलेशन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी ये इदारों को आपस में अगर हमारी लड़ाई पड़ गई, जिस तरह से इस तरह आप समझते हैं कि लड़ाई है यहाँ पे? नहीं, लड़ाई तो है ना, उसमें क्या शुबा है, जो टेंशन है, झगड़ा है, और ये कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब अगर हम देखें इस वक्त अगर फ़ौज को कमज़ोर आप करेंगे ना, मेरा जो खदशा है वो ये है कि आप हैं एक बहुत कम उम्र, बहुत हमारे जो है पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई भी वाक़या होगा पाकिस्तान अनार्की में चला जाएगा, बच नहीं पाएंगे। और ये जो तमाम जो गिरफ्त है इस वक्त हुकूमत की या फ़ौज की या जो अथॉरिटीज़ की, वो जो अथॉरिटी जो होती है ना, ये रेत की तरह होती है, एक दफ़ा सिरकना शुरू हो जाए मुट्ठी से, ये रहती नहीं है। सो इस वक्त जो एक लग रहा है कि जो तमाम हमारे इदारे जो हैं वो एक दूसरे से एक हम इख्तियारात की धींगा मुश्ती में है। इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में सारे इदारों की जो अथॉरिटी है वो रेत की तरह मुट्ठी से निकलती जाएगी और हम एक अनार्की की तरफ चले जाएंगे। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना मेरी नज़र में इस वक्त कि हमें एक दूसरे को मान के चलना पड़ेगा। इरफान कादर साहब, फवाद चौधरी साहब तो भी कहते हैं कि पहले तमाम तर अथॉरिटी जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास थी, माना कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, लेकिन मुझे शायद थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो एग्जेक्टिव होता था इस्लामाबाद में इलेक्टेड, उस इलेक्टेड एग्जेक्टिव के दरमियान और रावलपिंडी के दरमियान एक कशमकश होती थी। ये ट्रायंगुलर कशमकश नहीं थी। अब इस कशमकश में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं, वो लीगल प्रोफेशन जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं, अदलिया जो है वो इस कशमकश का एक हिस्सा बन गई। यानी अब एक ट्रायंगल है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली इलेक्टेड जो पॉलिटिशियन है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वहां टेंशन कम है। लेकिन जुडिशरी के साथ जो टेंशन है, यानी जुडिशरी की लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ भी टेंशन है और जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टेंशन है। ये हम यहां तक क्यों पहुंचे? जी बिल्कुल, इसकी मेन वजह जो है ना वो ये है कि माजी में आप देखें कि जब भी कभी पाकिस्तान को इस तरह की सूरत हाल पेश होती थी जिसमें कि लगता था कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है या इंटरनल डिफरेंसेस हमारे पॉलिटिशियंस के इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब कोई खून खराबा हो जाएगा या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी या हम अनार्की की तरफ चले जाएंगे, तो उससे पहले ही हमारी जो सालमियत है उसको मरूद खत रखते हुए एक इश्तराक था फौज में और अदलिया में। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री अगर हम इसको सामने रखें तो इस तरह का ये जो एक तरीकाकार बना हुआ था जिसमें कि मामले को कंट्रोल कर लिया जाता था, अब चूंकि मीडिया जो है वो भी बीच में आ गया है और एक एक सेकंड की खबर रिपोर्ट होती है तो उसमें कंफ्यूजन जो है कई दफा ज्यादा कंफाउंडेड हो जाता है। और अभी लेटली हमने एक दो अदलिया के फैसले देखे जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, तो वो एक एक्सट्रीम फैसले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी न सिर्फ के हिस्ट्री जजेस के ज़हन में नहीं है बल्कि उनको केस के फैक्ट्स का पता नहीं है और वो इस हद तक चले गए हैं। तो मैं खुद बड़ी देर से यही कह रहा हूँ जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, वो कि इन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा को कोट किया और प्रेसिडेंट ओबामा ने भी अपने एक्सपीरियंस से जो बात की और फवाद चौधरी साहब ने इसको पिकअप किया, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें जाना तो फार्मल तसीम की तरफ चाहिए, आपस में कब तक लड़ते रहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये इतनी बच्चेगाना है और इतनी फजूल है कि यानी मैं हैरान हो रहा हूँ जजेस पे कि जिन्होंने इस हद तक चले गए हैं कि जी मार दें, लटका दें। यानी दोनों जजेस जो हैं जो कि एक तो कहते हैं कि जी इस तरीके से उनकी एग्जीक्यूशन की जाए, अगर वो जिंदा, अगर वो उस फैसले से यानी एग्जीक्यूशन से पहले उनको कुछ हो जाता तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन उनकी लटकाया जाए, और दूसरा जज कह रहा है कि फांसी दे दी जाए। तो ये सारी बातें जो है ये वाकई नहीं होनी चाहिए और इस वक्त एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है और उस नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अदलिया की तश्कील नौ सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एरेटिक जजेस अगर आएंगे, बदला लेने वाले अगर जजेस आएंगे
जो कि आपस में टीम बन जाएगी। वकीला देखे ना, टीम अप करते हैं तो अस्पतालों में जाके मारदार शुरू कर देते हैं, जजेस टीम अप करते हैं तो फौज में ऐसे लोगों को फांसी लगा रहे हैं जो कि उस केस में क्या जनरल मुशर्रफ ने किसी को मारा था, किसी को कत्ल किया था। यानी अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, पहली बात तो यह है कि जनरल मुशर्रफ ने कोई हाई ट्रीजन नहीं किया, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि उन्होंने कोई हाई ट्रीजन कर दी है तो वहां पे दो सजाएं हैं ना, सजाए मौत भी है और उम्र कैद भी है। बिल्कुल सही। तो सजाए मौत तो वहां दी जाएगी ना जहाँ किसी की जान चली गई है या उनकी वजह से किसी को जान मार दिया गया है। खून का बदला खून है ना इस्लाम में। यानी बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी मिलिट्री इंटरवेंशन हुई होती जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग मारे जाते, जो कि हमने गुज़िश्ता 50 बरस में देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी वॉयलेंट इंटरवेंशंस होती हैं जहां पूरी की पूरी रूलिंग क्लास जो है उसको मार दिया जाता है, जैसे कि हमने इजिप्ट में देखा जहां मोहम्मद मुर्सी की जो सारी उनके साथ उनके एलाइज थे, उनकी जो पूरी सपोर्ट बेस थी, उसका सफाया कर दिया है इजिप्शियन मिलिट्री ने। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां तक का कोई बैकग्राउंड होता तब तो इसकी बात बनती थी जिस किस्म के डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही समझे। यानी ये फवाद चौधरी साहब खुद पाकिस्तान का एक बड़ा लीगल माइंड है। इनसे पूछे ना जरा, अगर ये जज बैठे होते, इनके पास ट्रीजन का केस आता तो इनको फैसला करना पड़ता कि एक शख्स ने ट्रीजन किया, उसको सजाए मौत कब देनी है और उसको उम्र का क्या कब देनी है। तो वो क्या चीज देखते, यही देखते ना कि कोई कत्ल हुआ है, किसी का खून हुआ है या नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे साथ एक बहुत दिलचस्प बात की है इरफान कादर साहब ने। उन्होंने कहा कि पहले एक कंसेंसस था, यानी वो इशारा कर रहे हैं 1960, 70, 80, 90 की दिहाई में, जहां जुडिशरी के दरमियान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक कंसेंसस था कि अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर सिविल वॉर का ख़तरा होता है, अगर लोग सड़कों पे आ सकते हैं, अगर जैसा कि 1977 में हुआ तो जुडिशरी स्टेट के साथ खड़ी थी। अभी जुडिशरी ने अपने आप को अदर देन द स्टेट डिफाइन करना शुरू कर दिया है। बड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि वो कहीं यानी कोई आसमानी प्रिंसिपल्स के साथ अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं या किसी इंटरनेशनल प्रिंसिपल से डिफाइन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की रियासत के एम्बिट पे अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहे। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया है अभी इरफान कादर साहब ने। देखिए, अच्छा थोड़ा सा मैं आपसे शुरू करता हूँ। जो आपने कहा ना कि पहले 2 प्लेयर थे और अब जो है वो प्लेयर बढ़ गए, नहीं, हमेशा से 3 प्लेयर थे। जब 58(2)B थी तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ट्राइका क्रिएट करते थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ। फिर जब 58(2)B खत्म हो गई 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, तो फिर जो दो प्रेसिडेंट जो था वो करीब होता था आर्मी चीफ। हाँ, प्रेसिडेंट हमेशा जो था वो प्ले करता था एस्टेब्लिशमेंट की गेम। सो प्रेसिडेंट की पावर जब चली गई तो फिर जो ट्राइका में जो उभरा वो आपके उभर के आ गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान। सो ट्राइका बन गया प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। और ये बात बिल्कुल इरफान कादर साहब ने सही किया। कहाँ से प्लेस करेंगे आप? ये आप प्लेस करेंगे इफ्तिखार चौधरी के राइस के बाद? पोस्ट इफ्तिखार चौधरी की 2 लाइफ है ना, एक इफ्तिखार चौधरी की लाइफ है 2000 बहाली के बाद जब उन्होंने 100 जज निकाल दिया और 2007 में जब उनकी बहाली हुई, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सफाया कर दिया पूरी जुडिशरी का। ये जो इरफान कादर साहब ने अभी बात की है ना कि जुडिशरी एक्चुअली इफ्तिखार चौधरी साहब ने नई बना दी। उन्होंने 100 जज निकाल दिए। देखें 110 मेरा ख्याल है, 100 के ऊपर ही था। अब आप देखिए, ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि ये गद्दारी का या आइन का आर्टिकल, परवेज मुशर्रफ साहब ने तो 4 जज निकाले थे, इफ्तिखार चौधरी ने तो 100 जज निकाल दिए। तो अगर आप कल मिलिट्री कहे फॉर एग्जांपल कि ये अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप तो फिर ये इफ्तिखार चौधरी और उनके साथी जजों को ट्राई करना चाहिए और यही सजा उनको देनी चाहिए। आर्टिकल 209 से भी नहीं निकाले, उन्होंने एक फैसला लिख के निकाल दिया 2009 में। फिर देखिए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कारके का फैसला दे दिया, $1 बिलियन पाकिस्तान को पेनल्टी पड़ गई, $6 बिलियन कारके में पड़ गई, जो रेकोडेक में पड़ गई, फिर उसके बाद आपका स्टील मिल में पड़ गई। अगर ये उन 6-7 जजेस को आप इस बार के ऊपर ट्राइयां करने शुरू कर दें और आप कहें कि नहीं ये तो इन्होंने गद्दारी की है और इनसे रिकवरियां करनी चाहिए, तो यहाँ तो निज़ाम ही तलपट हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। बात शुरू करता हूँ नाज़रीन, वेलकम बैक। बात का आगाज़ करते हैं बहुत क्विकली इरफान कादर साहब से। इरफान कादर साहब, जो आपने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा उस नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बगैर कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएगा, इसका मुख्तसरन मतलब क्या है? इसको डिफाइन तो करें। इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा जुडिशरी है ये एक
बदले की आग में बनी हुई जुडिशरी है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जब नौकरी से निकाल दिया गया था तो वो इस कदर बदले की आग में आ गए थे कि जो दूसरे मसलक के जजेज़ हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी का बेंच बना के सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस निकाल दिए। ख़ुद ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और इनके हमारी PCO जजेस थे, इन्होंने नॉन PCO जजेस को निकाल दिया जो कि मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस थे। इसी तरह हाई कोर्ट्स के भी कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को PCO जजेस ने निकाल दिया और मैं ख़ुद भी उसमें था। और मैंने एक दिन के लिए भी नहीं कभी सोचा कि खुदा ना हंसता इनको फांसी लग जाए या इनको कोई ज़ख्मी कर दूं या इनके कोई ज़्यादती हो जाए इनके साथ, बल्कि मैं दुआ मांगता रहा कि अल्लाह मियाँ इनकी सब खैर खैरियत रखे। मैं आपको सच कह रहा हूँ। तो जनरल मुशर्रफ जो थे उनके बारे में इन्होंने ऐसी बातें शुरू कर दी कि इनको फांसी लगा दो, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के जब इनकी नौकरियां बच रही थी पहले PCO के तहत, तो तब तो बड़ी खुशी से इन्होंने ओथ भी उठाया और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेक ओवर था जिसमें कि पूरी गवर्नमेंट जो थी वो चेंज कर दी गई थी, तो ये जनरल मुशर्रफ के साथ थे। जो दूसरा PCO था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे सॉफ्ट एबरेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको इन्होंने हाई ट्रीजन बना दिया, जबकि इससे पहले कि जितने जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं वो हाई ट्रीजन बन ही नहीं सकता उसके मुताबिक। और अगली बात तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अदलिया जो कि नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आप लॉ के मुताबिक उसका नफाज करेंगे ना, तो ये जो 31 जुलाई की जजमेंट है जस्टिस यास्मीन अब्बासी ने बहुत सारे शवाहिद अपनी पिटीशन में दिए हैं कि ये फ्रॉड पर मबनी है। और फ्रॉड मैं आपको बता देता हूँ, फ्रॉड ये है कि ये 3 नवंबर 2007 का जो ये एक ऑर्डर ये कहते हैं हमने पास किया था, जो बुनियाद बना है 31 जुलाई 2009 की जजमेंट का, वो 3 नवंबर को कोई ऑर्डर साइन नहीं हुआ था, क्योंकि जस्टिस भगवान दास ने उस पर खुद 5 नवंबर लिखा हुआ है, तो जजेस तो इकट्ठे हुए ही नहीं। उसके बाद गुलाम रब्बानी जो जज था उसके सारे सिग्नेचर्स जो हैं फोर्ज्ड हैं। और जब यास्मीन अब्बासी साहिबा ने एक चिट्ठी लिखी सिंध हाई कोर्ट को कि मुझे वो कॉपी दें, क्योंकि 31 जुलाई की जजमेंट में तो ये लिखा हुआ है कि आपको भी हमने कॉपी सिंध हाई कोर्ट को भी अरसाल की थी, तो सिंध हाई कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये मान लिया कि जस्टिस यास्मीन अब्बासी ने दरख्वास्त दी है, लेकिन बावजूद उनकी दरख्वास्त के उनको कहा गया कि हमारे पास तो कोई कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर कॉपी अरसाल की गई होती तो फिर ये इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि जस्टिस खोसा ने तो अभी लेटली कहा है ना, बुनियादी तौर पे नॉमिनी बस को। हाँ जी बोलिए। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि 3 नवंबर 2007 का जो फैसला जिसको के बेसिस बनाया गया 31 जुलाई 2009 के उस फैसले में, जिसमें 100 से ज़्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को घर भेज दिया गया, एक जुम्बिश कलम, वो फैसला जिसको बेसिस बनाई गई वो असल में फैसला 3 नवंबर को 2007 को हुआ ही नहीं था। तो एक फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर एक फैसला जो है उसको खड़ा किया गया, जिसके जरिए इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने ग्रुप को बहुत ज्यादा ताकत दिला दी। बिल्कुल। एक और आखिरी बात सुन लें कि ये जो 3 नवंबर का जो फैसला इन्होंने दिया था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, ये एक एप्लीकेशन जस्टिस वजीउद्दीन की पिटीशन में मूव की गई थी, जबकि इससे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ऑर्डर कर चुके थे कि वजीउद्दीन का केस मैं अब नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो लॉयर मूवमेंट में उनके शायद गालिबन साथ थे, जो भी था, कहा मैं इस केस में नहीं बैठूंगा। तो अगर वो वहाँ होते तो अगर बेंच बैठता तो ऑब्वियसली वो बैठते ही ना उस पर। ये बेंच कभी असेंबल ही नहीं हुआ था। ये इतने सारे फैक्ट्स जो हैं, वो पिटीशन जो है वो किधर है, वो तो मैं समझता हूँ सर एक मुझे पॉइंट बताएं, चौधरी साहब चूंकि हुकूमत में है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि क्या अगर 31 जुलाई 2009 का फैसला लीगली कानूनी तौर पे गलत था, क्या अब इसको रिव्यू किया जा सकता है इस स्टेज पे 10 साल के बाद? नहीं, आप रिव्यू की बातें कर रहे हैं। ये तो फ्रॉड विशिएट्स ऑल प्रोसीडिंग्स, और ये तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और दूसरे जजेस के खिलाफ। और अगर पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये फोर्जरीज और फ्रॉड हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फॉर्म करें, और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चल सकती हैं 12/2 की सुप्रीम कोर्ट में, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। और इन जजेस को सबको जो बैठे हुए थे 14, इनको ये जो 4-5 जजेस थे, इनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए 3 नवंबर वालों को भी,
और वो 31 जुलाई वालों को भी कि उन्होंने ये सारी बातें कैसे लिख दी, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 31 जुलाई की जजमेंट में, उन्होंने कहा है कि हमने फलाने फैक्स नंबर पे सिंध हाई कोर्ट को फैक्स किया था ये जजमेंट, ये 3 नवंबर की। वो यास्मीन अब्बासी साहिबा ने अपनी पिटीशन में लिखा है कि वो फैक्स नंबर सिंध हाई कोर्ट का है ही नहीं, वो भी फेक है जो कि 31 जुलाई के ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये तो सारी चीजें तो हार्डली 20 मिनट में वेरीफाई हो सकती हैं, इसमें इतना इंतजार का काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे फौज ऐसा लगता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ग्राउंड के ऊपर इस किस्म का नहीं है कि इस किस्म की क्रिमिनल इंक्विजिशन इस स्टेज पे खुल सके। देखिए, मैंने एग्जैक्टली आपसे यही बात की थी कि जो अभी जिस तरह से ये फैक्ट्स इरफान कादर साहब बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये तफ्तीश खोलनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। और उसलिए नहीं खोलनी चाहिए कि जो मैंने आपसे पहले ये कहा कि जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस को आपने खोल करके उनको बड़ी ज़्यादती की। फ्रैंकली मैंने तो ओपनली पहले भी कहा था कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली तो आपकी हुकूमत ने विड्रॉ क्यों नहीं किया इसको? नहीं किया, वो कह रहे हुकूमत विड्रॉ कर सकती थी, कर सकती थी, कर लेना चाहिए था। मेरा तो आपको पता है, मैंने टीवी पे भी कहा, 10 दफ़ा ये बात करी कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो फिर विड्रॉ क्यों नहीं किया? एक क्रिमिनल केस चल रहा था, वो उसका होगा कि ये हमारे लिए पॉलिटिकली अनपॉपुलर होगा, लोग कहेंगे कि जी अनपॉपुलर था। लेकिन इशू ये है, देखिए परवेज़ मुशर्रफ हों, लेकिन अब आप देखें ना, अब आपकी हुकूमत ने पहले कहा कि लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने कि जो वकार सेठ जज हैं जिन्होंने लिखा है कि मुशर्रफ के जस्त को खींच के कॉप्स शुड बी ड्रैग्ड एंड हैंग फ्रॉम डी चौक फॉर 3 डेज, उस पर तो पूरी कौम मुत्तफिक है कि जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वहाँ पर भी कितने दिन गुजर गए हैं, आपकी हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जा पा रही। देखिए, फ्रैंकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट होगा आपसे। मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें रीअप्रोचमेंट की बात करनी चाहिए। जुडिशरी जो है उसके साथ हमने 12 साथ चलना है। जुडिशरी के बगैर मुल्क नहीं चला करते, फ़ौज के बगैर भी मुल्क नहीं चला करते। और ये आपने इदारों को एक दूसरे के साथ ला करके कोई आपने अपनी लिमिटेशंस तय करनी है। बस ना देखिए ना, मुझे बड़ा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया कि मोटरवे के ऊपर आप बाइक्स जो हैं वो अलाउ करें। भाई आप कैसे कर सकते हैं? आप कोई हाईवे एक्सपर्ट हैं या आपको क्या पता कि मोटर बाइक्स अलाउ होनी चाहिए या नहीं अलाउ होनी चाहिए? ऐसे फैसलों में पढ़ करके आप जो है वो फिर क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं ये फ़ौज जो है वो जुडिशरी को रगड़ दे या जुडिशरी फ़ौज को रगड़ दे, हमें बैलेंस लाना है। जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जैसा आपने ये कहा, ना पाकिस्तान का माहौल है फ्रेंकली को बहुत अग्रेसिव चलने का, ना ही इस वक्त हम अफोर्ड कर सकते हैं बड़ा हमारा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान में ये जो बच्चे हैं इनको नौकरियों का प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। हमें प्रॉब्लम क्या होता है जब इस तरह का क्राइसिस आ जाता है ना, आपकी तमाम तर जो बड़े लोग जिन्होंने फैसले करने हैं कि आपने करना क्या है, आपने मिलों के साथ क्या करना है, आपने डॉलर का क्या करना है, वो सारी तवज्जो इस पे हो जाती है। अच्छा, लेकिन इरफान कादर साहब कहीं ना कहीं तो एक प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को या पॉलिटिक्स को स्टैंड लेना है। वकार सेठ साहब ने जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, स्पेशल कोर्ट को हेड करते थे, जिस किस्म का उन्होंने फैसला लिख दिया है मुशर्रफ की जजमेंट में कि मुशर्रफ की लाश को और उसके कॉप्स को घसीट के लाया जाए और उसको डी चौक से लटकाया जाए, ये चीज़ अच्छा, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये पूछा जाता है कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन किस कानून और लॉ के तहत की है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है। तो जज साहब जो हैं उनको भी तो फिर ये एक्सप्लेन करना है ना कि उन्होंने ये ऑथराइजेशन कहाँ से ड्रॉ की है, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ की है, किसी लॉ से ड्रॉ की है, किसी असर हाजिर के कन्वेंशन से ड्रॉ की है। नहीं, एक लाइन थोड़ी मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि फ़ौज को या किसी इदारे को ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन को तोड़े, जुडिशरी को भी इख्तियार नहीं है कि वो आइन को तोड़े, तो फिर तोड़ा है ना बाय इंटरप्रिटेशन। नहीं तो आपकी हुकूमत, इरफान कादर साहब, इनकी हुकूमत नहीं जाना चाह रही। एक बार फिर मसलहत है, मैं समझता हूँ ये मसलहत गलत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्सेप्ट नहीं करती, फैसला नहीं करती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले कर देना चाहिए। मेरी कम अज कम ओपिनियन ये है, हम्बल ओपिनियन ये है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दुनिया को बता दे कि उनकी जज साहब ने जो स्टेटमेंट लिखी है, जो मावरा कानून है, जो मावरा आइन है, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्या पोजीशन है। ये जो अभी आपने जो मुझसे सवाल किया है, इसके मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो
वो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। लेकिन वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आया हमें लॉ के तहत करना है या उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने मौजूदा अदलिया को NRO देना है। तो चूँकि फवाद चौधरी साहब ने और इनके जो इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि NRO तो किसी को नहीं देना, तो इसलिए मैं लॉ की तरफ मैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहा था कि हमें स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करते हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। दूसरी बात जो की आपने इन जज साहब की कि इन जज साहब ने ऐसी ऑब्जर्वेशंस लिख दी, तो वो जो ऑब्जर्वेशंस है मुझे इस तरह के जजेस का पहले से ही बहुत खदशा था, क्योंकि मैं भी जब जुडिशल कमीशन का मेंबर था तो लॉप साइडेड प्रोसीडिंग्स होती थी जुडिशल कमीशन की, और मैंने बॉयकॉट कर दिया था इन प्रोसीडिंग्स से। और मैंने अपने चिट्ठी लिख दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से कि अगर ये रूल्स को प्रॉपरली अमेंड ना किया गया इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो बहुत पावर्स जो नॉमिनेशंस चीफ जस्टिस की तरफ से होती हैं और मेंबर्स की तरफ से नहीं होती, ये आइन का मंशा पूरा नहीं हो रहा। और चूंकि आपकी प्रोसीडिंग्स मीनिंगफुल नहीं है, मैंने तकरीबन ये आखिरी चंद महीने में अटेंड चौधरी ने 18वीं तरमीम को खत्म करके 19वीं तरमीम लाने के ऊपर जो यूसुफ रजा गिलानी गवर्नमेंट को कितना ब्लैकमेल किया गया उस वक्त भी आप अटॉर्नी जनरल थे, सारा आपके सामने हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी एक फैक्ट है। और उसमें मुझसे भी ज़्यादा वो वकीला बताएंगे उस वक्त जो कि कौमी असम्बली में उन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जिनका ताल्लुक था। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब तीसरी बात जो आपने की आज वो की कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे क्या कोर्ट इन मैटर्स को ले सकता है। मैं समझता हूँ कि कोर्ट में ये तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। आर्टिकल 199 आप देख लें, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ या कोई भी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में तो जुरिस्डिक्शन ही कोई नहीं है आर्टिकल 199 में। और आर्टिकल 184(3) जो है वो विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199 है। तो 184(3) में ये जा नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुरिस्डिक्शन पे जो कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है, उन्होंने कहा कि किसी ने कंटेस्ट नहीं किया जुरिस्डिक्शन को, और खुद ही वो जो हुकूमती वकला है उन्होंने कहा कि जी हम इस पे नया कानून बना देंगे, नई कानून साजी कर देंगे। तो वो अंडरटेकिंग भी उन्होंने खुद दी थी। तो ये भी एक बात है, अगर कोर्ट को पूरी तरह से ये केस कंटेस्ट किया जाता और जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स अगर लाए जाते तो पोजीशन बहुत डिफरेंट होनी थी। पोजीशन बहुत डिफरेंट होनी थी। एक मैं ब्रेक ले लूँ, मेरा सवाल वहीं पे रह गया बुनियादी तौर पे कि वफाकी हुकूमत जो है इमरान खान साहब की, उसके पांव एक बार फिर कमज़ोर पड़ रहे हैं और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगता है नहीं जाना चाह रहे, जबकि इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली और जो तारीख और हिस्ट्री को और दुनिया को हम जवाब दें हैं कि हमें जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। क्यों नहीं जा पा रहे, इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। इरफान कादर साहब क्विकली, मेरा वो सवाल वहीं रह गया कि वफाकी हुकूमत जो है, और फवाद चौधरी साहब भी मुझे कोई लग रहा है कि बहुत ईगर नहीं है कि जो फैसला वो जो अजीबोगरीब पैरा 66 है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना बनता है या नहीं बनता। मैं तो समझता हूँ जी कि अगर आप इसको डिले करेंगे तो गालिबन और भी ऑर्डर्स आ जाएंगे और भी लोगों को फांसियों को इसी तरह ये अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। बड़ी ख़तरनाक बात हुई है जो हुई है। और ये तो सिर्फ यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये जो जज साहब की स्टेट ऑफ माइंड तो की अगर प्रॉब्लम है तो वो तो एक और बात है। लेकिन अगर ये दानिस्ता तौर पे किया गया तो ये भी डिटर्मिन होना चाहिए, बिकॉज फिर तो इस मामले की तहकीक भी होनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों होने चाहिए कि इस हद तक कानून को वायलेट क्यों किया गया है। और इस पे सिर्फ इसका मतन लिख के, मुख्तसर लिख के भेज दें कि जी इन्होंने ये लिखा है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर साहब भेज दें और सुप्रीम जुडिशल पाबंद होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर इंक्वायरी करने की। और इस पे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपका भी यही व्यू है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने कल आपका एक प्रोग्राम देखा है, आपने बड़ी खूबसूरती से इस पर बात की है और आपने कहा है जी सिर्फ ये लिख के भेज दें। और अगर सुप्रीम कोर्ट इनको छोड़ती है तो छोड़ दे, बिकॉज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी तो फिर कटहरे में आ जाएगी ना जी। तो ये तो बिल्कुल भेजना चाहिए, इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती।
बिल्कुल सही। फात साहब देखिए, ना भेजने का मतलब ये है जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आपकी गवर्नमेंट कर रही है, कि ना सिर्फ ये कि ये जज साहब जिनको ना कानून का पता है वो ना सिर्फ हाई कोर्ट पे बैठे रहेंगे, बल्कि वो कल को एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। चूँकि वो चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। वहाँ पर देखें कितनी अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो एक जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है बेंच के लेवल में, वो तो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये बात तो खैर मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और इरफान कादर साहब से भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उनको तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो जो है वो जाना ही चाहिए, और उनको जो है वो निकालना ही होगा, रेफरेंस में जो है वो जाना ही चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो उनका जो कंडक्ट है वो तो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है, और उसके ऊपर तो डेफिनेटली जाना ही चाहिए। स्ट्रेटजी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जाना तो बहरहाल पड़ेगा। अच्छा, अब ये कि जो भी आपने जब जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं तो आपको लेजिस्लेशन की हद तक अपोजिशन की मदद की भी ज़रूरत है। अपोजिशन की मदद की ज़रूरत क्या है कि नैब जिस पे हुकूमत को कंट्रोल नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत बार बार खुद ले लेती है, उन्होंने आज एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया, और आज ही के दिन में मिफ्ता इस्माइल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल देते हुए ये लिखा कि वाइट कॉलर क्राइम के अंदर गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। तो एहसन इकबाल का क्राइम भी वाइट कॉलर क्राइम ही बनेगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अब हुकूमत खड़ी कहाँ है? देखिए, मैं आपसे इस हद तक ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो नैब जिस तरह से गिरफ्तारियाँ करता है, फिर वो मामला जब कंक्लूजन पे नहीं जाते ना, तो उससे बड़ा झटका लगता है। ये जो आपने सारे केसेस बनाए, उसके बाद लोग सारे जो है वो बेल के ऊपर बाहर आ गए, उससे एक बड़ा जो अकाउंटेबिलिटी की साख है उसको नुकसान पहुंचता है, एक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो परसेप्शन है उसको पहुंचता है। सो मेरे ख्याल में गिरफ्तारी उस वक्त करनी चाहिए जब आप 100% श्योर हों कि इसमें प्रोसिक्यूशन हैज़ द एविडेंस टू कंक्लूड द केस। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप फॉर एग्जांपल जो खुर्शीद शाह के ऊपर था, या जो वो नैब ने रेफरेंस से 3-3 महीने फ़ाइल नहीं किए, इस तरह तो नहीं हो सकता। आप उनको गिरफ़्तार उस वक्त करें जब आपके पास एविडेंस मुकम्मल आ जाए। फिर प्रॉब्लम नैब का भी कुछ जेन्युइन इशूज़ हैं। जहाँ नैब के इशूज़ हैं, फ्रेंकली वो इतने बड़े लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। जो गवाही देने आता है वो अगले दिन बेचारा या मारा जाता है या उठाया जाता है या कुछ हो जाता है। तो इरफान कादर साहब, ये जो नैब की प्रैक्टिस है लोगों को गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना कई कई दिन, कई कई हफ्तों के लिए, इससे नैब क्या मतलब, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि वाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तावक्त के आप साबित कर लें, तो नैब जब लोगों को गिरफ्तार करता है और बाद में साबित नहीं कर सकता, तो नैब की स्ट्रेटजी, मोडस ऑपरेंडी आपको क्या समझ आ रही है? नैब क्या करना चाह रहा है? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नैब की जो अरेस्ट पॉलिसी है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हो गए हैं, लेकिन उनको किसी ने अरेस्ट नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ रेफरेंस भी फाइल नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, इंक्वायरी मोड में आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कम से कम ये इंप्रेशन तो ज़रूर जाएगा ना कि नैब जो है वो न्यूट्रल एटलीस्ट नहीं है, उसकी न्यूट्रलिटी पे तो सवालिया निशान उठेंगे। तो नैब पे ज़रूरी है, लाजिम है कि इस तरह के जो नोशंस हैं उनको नैब डिस्पेल करे। न्यूट्रल क्या? नैब के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी तोपों का रुख जो है, हवा का रुख बदलने वाला है। लेकिन इरफान कादर साहब, नैब के चेयरमैन तो बार बार ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदलने वाला है। वो इशारा करते हैं कि मैं परवेज खटक को पकड़ लूंगा, मालम जब्बा में BRT में किसी और को पकड़ लूंगा। वो तो अपना ही कोई बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, उनका ताल्लुक हुकूमत से किसी और से तो है ही नहीं है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आखिर उनकी, और लीगली वो किसी चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करना चाह रहे हैं? ये बैलेंसिंग एक्ट के जो मौजूद है, ये तो आपके साथ बैठे हुए हैं। ये पहली दफ़ा फवाद चौधरी साहब ने ये लफ्ज़ एक केस में इस्तेमाल किया था, और मैं समझता हूँ कि ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये इस तरह का नहीं करना चाहिए। महज इसलिए कि कोई शख्स हुकूमत में है तो उसके खिलाफ केस बना दो एज अ बैलेंसिंग एक्ट। तो मेरा मतलब है कि या किसी अपोजिशन के खिलाफ भी ये बात ही गलत है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि केस तो आप उस वक्त बनाए ना जबकि आपके पास शायद हैं जो कि प्रोसिक्यूटेबल केस हो। अगर प्रोसिक्यूटेबल ही नहीं और सिर्फ आप बना देते हैं एक प्ले, यू वांट टू प्ले टू द गैलरी, या आप एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी धमा चौकड़ी बिठाना चाहते हैं, तो ये तरीक़ाकार जो है मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। और नैब को ये वाला इंप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है इसको डिस्पेल करना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब पॉलिटिक्स में जैसे कि होता है कि मुख्तलिफ किस्म के एंड्स को कंट्रोल करना होता है। जब हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तफाक ही नहीं है, कोई इत्तेहाद ही नहीं है, वो बैठ के कौम की खातर कोई कानून साजी कर ही नहीं सकते, तो जिस जुडिशल रिफॉर्म की आप बात करते हैं, नए इमरानी कॉन्ट्रैक्ट की, और जिसकी बात इरफान कादर साहब करते हैं, वो कैसे होगा क्रिएट? नहीं हो पाएगा ना। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन के साथ भी या एक मिनिमम रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा,
और मैं ये कहता हूँ वहाँ से शुरू करें जहाँ से सुलह हो सकती है। अपोजिशन का भी एक प्रॉब्लम है ना, अपोजिशन में देखें, मैं कल भी मैंने ये बात कही कहाँ से वैसे सुलह हो सकती है? मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सुलह हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर में हम तकरीबन मामला आता है और ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो बात नहीं हो रही है। नैब के लॉ के ऊपर बात हो सकती है। नैब के लॉ में हुकूमत भी कहती है अमेंडमेंट्स की जरूरत है, अपोजिशन भी कहती है अमेंडमेंट्स की जरूरत है। आइन में तरमीम जो है आर्टिकल 184(3) को लेकर के उस पर बात हो सकती है। हुकूमत भी कहती है आर्टिकल 184(3) का जो सो मोटो मामला है उसको ठीक करने की जरूरत है, अपोजिशन भी कहती है ठीक करने की जरूरत है। जहाँ पे दोनों के दरमियान बहुत फासला नहीं है ना, वहाँ से बात होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है अपोजिशन को, मैंने कल भी ये कहा फ्रैंकली, इमरान खान का इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में कोई अल्टरनेट नहीं है। अब पीटीआई को तो भूल ही जाए ना, पाकिस्तान में कोई अल्टरनेट नहीं है। आप इस वक्त इमरान खान का सिंध में भी वोट है, खैबर पख्तूनख्वा, उनका मुकाबले का बंदा ही कोई नहीं है, आप उसको हटा नहीं सकते। अच्छा, जब आप हटा नहीं सकते मैं नवाज शरीफ साहब वाले क्वेश्चन पे भी आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इरफान कादर साहब, जब मैं इसको देखता हूँ बाहर से, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है कि ऑपोजिशन में भी एक नहीं कई धड़े हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो हुकूमत है उसकी बुनियादी जो लड़ाई है, ये जो बुनियादी हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन है पंजाब में, वो तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ है और सिंध की पीपल्स पार्टी की पार्टी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के साथ उस किस्म का कोई हेड ऑन कोलिजन और उसकी कोई तारीख जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इमरान खान साहब को चाहिए नहीं कि ऑपोजिशन में भी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलें, बिलावल भुट्टो की तरफ, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ, चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ? लॉजिक डिमांड नहीं करती? ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो मैंने तब भी कुछ प्रोग्राम्स में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और अगर वो इस तरफ इनिशिएटिव लेंगे तो कुदरती बात है कि ये जो एक आपस में तफरका क्रिएट हुआ है और जिसकी वजह से कानून साजी बंद हुई है, वो आइस जो है मेल्ट करेगी। लेकिन तब मियाँ साहब ने नहीं किया क्योंकि वो उनका ख्याल था कि वो बड़े मजबूत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ना करके गलती की और अब उनको उसका एहसास भी होगा। और इसी तरह से इमरान खान साहब को भी चाहिए इसी चीज़ से सबक सीखें। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ऑपोजिशन के बहुत बड़े हिस्से को, पीपल्स पार्टी को, महमूद खान अचकज़ई को, ANP को, मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ रखा हुआ था। वो अपने साथ, उनके साथ इमरान खान उनकी ऑपोजिशन थे, बाकी जो ऑपोजिशन की जमातें हैं उन सब के साथ उनका झगड़ा नहीं था। देखें आपकी हुकूमत जो है उसके साथ सारी ऑपोजिशन नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी जो थी ना, वो खिलाफ एक ही बात के ऊपर है, हमारे खिलाफ केसेस ना चलाएं। वो बाकी मामला उनके सीधे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे खिलाफ केसेस ना चलाएं। इस पे नहीं प्राइम मिनिस्टर ने मानना, ना किसी ने मानना, क्योंकि सारा इलेक्शन ही एंटी करप्शन के ऊपर हुआ है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि उसको जो तो जब ऑपोजिशन के साथ आपकी सुलह होनी नहीं है तो फिर नया इमरानी मायदा और नई लेजिस्लेशन और नई रिफॉर्म कहाँ से होनी? नहीं, वो तो देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो फौज और जुडिशरी तो आपस में कर लेना, बाकियों को तो कर ही लेंगे। बाकी इशू ये है कि ये जो है ना मामला, ये जो आप कह रहे हैं ना अपोजिशन और गवर्नमेंट में तो कोई झगड़ा तो नहीं है। इश्यूज के ऊपर क्या झगड़ा है? सिर्फ एक झगड़ा है, वो कहते हैं आप केसेस जो हैं वो उसके ऊपर बात नहीं करें। उस पर मैं कह रहा हूँ बात ना करें, केसेस के ऊपर आप ये तय कर लें। ये बात अपोजिशन की बिल्कुल मानने को हुकूमत को भी तैयार होना चाहिए कि मैकेनिज्म वो होना चाहिए जिसमें इंसाफ हो। वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। फवाद चौधरी साहब, इरफान कादर, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जुडिशल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और एक नए इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, एक नए सोशल और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि टोटल डेडलॉक है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कानून साजी नहीं हो पाती, सोल्यूशन नहीं निकल पाते। लेकिन इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहरहाल जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये डेडलॉक ब्रेक होता नहीं है, रिफॉर्म होती नज़र आती नहीं है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।